नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी एक इम्तहान है, और ये सच भी है कि जीवन में हर कदम पर, कदम दर कदम, किसी न किसी परीक्षा से हर किसी को गुजरना होता है। मगर जीवन भर चलने वाली परीक्षा की चुनौती उतनी गहरी, उतनी बड़ी, उतनी व्यापक नहीं होती है जितनी कि बोर्ड परीक्षा की। हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा की, जो अब महज 15 दिन दूर है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी, तो उससे पहले 15 फरवरी से सीबीएसई की परीक्षा शुरू होगी। तो ऐसे में पहली बार परीक्षा देने वाले हाई स्कूल के और उसके बाद इंटर के परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ एक व्यापक अनुभव रखने वाले, 3 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ हैं, सेवानिवृत्त और प्रधानाचार्य हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता भुवन चंद जोशी साहब हैं। उनका बहुत स्वागत है। जोशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो सर, सबसे पहला सवाल सर यह है कि जो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी आता है, तो इस बोर्ड की परीक्षा को वो चुनौती ना मान के एक फोबिया, एक डर से ग्रस्त होता है। इससे वो कैसे निपटे, सामान्य तरीके से वो किस तरह से परीक्षा दे? आप अपने अनुभव के आधार पर और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर। नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवन चंद जोशी, और मैं पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने यहाँ पर उठा रखा है वर्तमान परिवेश में, जबकि अभी बच्चे परीक्षा देने की तैयारी के लिए जा रहे हैं। उस समय ही परीक्षा शब्द अपने आप में, जैसा कि आपने कहा कि एक फोबिया, एग्जाम फोबिया जिसको कहा जाता है, तो परीक्षा के लिए जो बच्चे प्रथम बार परीक्षा देने जा रहे हैं, आज हम लोगों को परीक्षा के संदर्भ में थोड़ी व्यापकता से सोचना होगा। केवल ये परीक्षा में हमको विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि अभिभावक और शिक्षक, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही समाज। क्योंकि हमने आज तक जो परीक्षा को एक माहौल बनाया कि घर से भी परीक्षा को भय के रूप में दिखाया, विद्यालय से शिक्षकों के द्वारा उसको भय के रूप में दिखाया, और एक भय मुक्त वातावरण परीक्षा के लिए बनने के कारण हमारे जो परंपरागत हमारी पद्धति थी उसमें भय मुक्त वातावरण परीक्षा का था। तो वर्तमान समय में जैसे जैसे विद्यार्थियों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती जा रही है, तो इस भय मुक्त वातावरण को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे परीक्षा में पूर्ण आत्मविश्वास और वो इस तरह से परीक्षा की तैयारी करें और इस तरह से परीक्षा देने के लिए जाएं जैसे वो सामान्य दिन के लिए जाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को अपना पाठ्यक्रम क्या है इसके विषय में वो पहले संपूर्ण समग्र जानकारी लें। और आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जो विषय हैं वो कोरिलेटेड है, एक विषय दूसरे विषय से संबंधित है। तो जब पाठ्यक्रम अगर बच्चा अपना देखता है तो कई टॉपिक हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण का टॉपिक हमारे विज्ञान में भी है, पर्यावरण का टॉपिक हमारे हिंदी में भी है, ईवीएस में भी है, और जितने भी विषय हैं उनमें पर्यावरण है, और पर्यावरण विषय कहीं पर भी अलग नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चा अध्ययन कर रहा है, समग्र रूप से वो अगर अध्ययन करता है, पूर्ण रूप से वो अध्ययन करता है, तो वो परीक्षा उसके लिए एक चुनौती नहीं, बल्कि बच्चा जब स्वयं अपने आप को कहे कि सर मेरी परीक्षा लीजिए, मैं अपने आप को परीक्षा के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, मेरी परीक्षा लीजिए, तो वो एक बहुत अच्छा माहौल होगा बच्चे के लिए। परिवार के लोगों को भी बच्चे को समझना होगा, और बच्चे को भी परिवार को समझना होगा। परिवार के साथ बच्चे का संवाद रहे, बच्चा परिवार में अपनी बात कह सके,
अमूमन हम ये देखते हैं कि बच्चा जब प्रश्न पत्र सॉल्व करता है उसके बाद वो अपने मित्रों से प्रश्न मिलाता है और प्रश्न जो उसको सही उत्तर लगता है घर आकर वो बताता है कि मैंने प्रश्न का उत्तर ये लिखा, जबकि वो उत्तर उसने नहीं लिखा था। तो ये सब होने का कारण ये है कि अपने परिवार के साथ उसका संवाद नहीं है। न बच्चे का परिवार पर विश्वास है, न परिवार का बच्चे पर भरोसा है। तो ये भरोसा कायम करना पड़ेगा परिवार को और बच्चे को, एक दूसरे पर भरोसा कायम करना पड़ेगा। अगर बच्चा जो भी उत्तर लिख के आ रहा है, क्या उसमें इतना भरोसा अपने परिवार का है कि अगर वो कह रहा है कि मैंने ये उत्तर लिखा है और परिवार उसको स्वीकार कर रहा है, चाहे वो गलत है या चाहे सही, तो ये भरोसा कायम करना होगा परिवार के साथ। और जो सबसे महत्वपूर्ण लिंक है छात्र और अध्यापक का, अध्यापक और छात्र का एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और वो एक ऐसा संबंध है कि हम आज बच्चे का जो बच्चा परीक्षा देने जा रहा है उसके संदर्भ में शिक्षक जानता है। और एक सबसे बड़ी बात आज के संदर्भ में ये कही जाती है कि हम ये खोज करें कि बच्चा क्या जानता है। अमूमन आज तक की जो हमारी शिक्षा पद्धति रही है उसमें अध्यापक ये खोजते हैं कि बच्चा क्या नहीं जानता है। जो आज सतत व्यापक मूल्यांकन की बात कही जा रही है बच्चे के लिए, तो बच्चा किसी क्षेत्र में तो अच्छा होगा, तो हमको ये जानकारी मालूम करनी है, शिक्षक को ये मालूम करना है कि बच्चे का कौन सा क्षेत्र अच्छा है और उस क्षेत्र में बच्चे को आगे ला करके अन्य क्षेत्र जहां पर अगर बच्चे को हमको लगता है कि इसमें यहाँ पर मदद की जरूरत है तो वहां पर शिक्षक मदद करे। और दूसरी बात, बच्चा पूर्णतया तनाव रहित होकर के परीक्षा देने जाए, परीक्षा प्रश्न पत्र को वो बहुत अच्छी तरह पढ़े। पहली बार जब परीक्षा प्रश्न पत्र देने बच्चा जाता है और प्रश्न पत्र को देखता है तो कभी कभी उसको पहला प्रश्न पढ़ा और उसको बड़ा अति उत्साहित हो जाता है कि हाँ ये प्रश्न तो मुझे बहुत अच्छा आता है, और वो जाते ही लिखना शुरू कर देता है। तो ये बच्चे के लिए एक बाद के प्रश्नों के लिए उसके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। तो वर्तमान समय में परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय निर्धारित किया गया है, 15 मिनट का समय अलग से दिया जा रहा है कि बच्चा उसमें प्रश्न पत्र पढ़े। और ये समय इसीलिए दिया गया है, यही मनोवैज्ञानिक एक कारण हमारे जो शिक्षाविद थे उन्होंने ये देखा कि बच्चा परीक्षा प्रश्न पत्र मिलने के बाद वो तत्काल अगर उसको लगता है कि ये प्रश्न बहुत सरल है और ये मुझे आता है तो वो लिखना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये अवधारणा बनाई गई कि बच्चे को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है और 15 मिनट का समय बहुत होता है। और कई प्रश्न वर्तमान समय में इस तरह के हम देखते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में बच्चे को मिल सकता है। अगर वो पूरा प्रश्न पत्र बच्चा पढ़ ले रहा है तो पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद उसे किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर भी अगले प्रश्नों में सन्निहित मिल सकता है। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि हम सामान्यतः दिए गए निर्देशों का को नहीं पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम केवल प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू कर दें, जहां से प्रश्न है वहां से पढ़ना शुरू कर दें। तो ये बच्चे को चाहिए, जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनको चाहिए कि जो भी निर्देश, चाहे वो उत्तर पुस्तिका में हो, चाहे वो प्रश्न पत्र में जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का अध्ययन बच्चा भली भांति करे और उन निर्देशों के अनुपालन करते हुए बच्चा प्रश्न पत्र को दे। और एक अवधारणा बच्चे के दिमाग में ये होती है कि हम लोगों के बताया जाता है कि कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, कुछ प्रश्न सरल होते हैं। प्रश्न कठिन कोई नहीं होता है। प्रश्नों को अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और निबंधात्मक इस तरह के, और दूसरा ज्ञानात्मक, बोधात्मक, इस तरह के प्रश्न होते हैं। जो प्रश्न बच्चे को नहीं आता है उस प्रश्न को बच्चा कठिन कहता है, लेकिन बच्चा अपने मन में ये भाव लेकर के जाए कि उसका जो मापन हो रहा है, जो उसकी परीक्षा हो रही है, वो उसके ही स्तर की परीक्षा हो रही है। अतः कठिन प्रश्न देने का कहीं से कोई ऐसा प्राविधान नहीं है। और ये अध्यापक की और प्रश्न पत्र सेट करने वाले की अवधारणा होती है कि हम वही प्रश्न दें जो कि बच्चा सामान्यतः बच्चा उसको कर सके। और उसके बाद
टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है नए बच्चों के लिए। अक्सर हम पाते हैं कि बच्चे को लगा कि ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा आता है और उसका उत्तर लिखने में वो अपना अधिकांश समय व्यतीत कर देता है। जो मैंने प्रश्न पत्र को पढ़ने की बात कही, उस प्रश्न पत्र में ये बात निर्धारित कर दी गई होती है कि किस प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित हैं, तो उन अंकों के आधार पर हम उन प्रश्नों को हल करें, उतना ही उसको समय दें जितने अंक का वो प्रश्न है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अंक के प्रश्न में बच्चा अपना इतना समय दे देता है जितना कि उसको 5 अंक के प्रश्न के लिए समय देना था, वो 2 अंक में या 1 अंक में उतना समय दे देता है। तो इन निर्देशों को अगर बच्चा पालन करेगा तो वो प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने और टाइम मैनेजमेंट वाली जो बात मैं कह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। बच्चा परीक्षा की अभी उसके पास कुछ समय है, तो उसके पूर्व एक निश्चित तो तैयारी कर ले कि घर में वो प्रश्न के नोट्स बना करके तैयार कर ले, और जो मॉक ड्रिल कहते हैं, मॉक ड्रिल, एक मॉक ड्रिल वो घर में कर ले पहले प्रश्न पत्र देने की, ताकि उसे पता चले कि मैं 1 घंटे में कितना लिख सकता हूँ, 3 घंटे में मैं कितना लिख सकता हूँ। ये ड्रिल जरूर कर ले वो। और मॉक ड्रिल के साथ ही साथ वो अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ या किसी के साथ संवाद करके और समय को देख करके वो इस टाइम का मैनेजमेंट कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बच्चे को टाइम टेबल मिलता है, कुछ समय बाद उनको जो उनका टाइम टेबल है वो मिल जाएगा, तो उस टाइम टेबल के आधार पर कौन विषय कब है और उसके लिए कितने दिन निर्धारित हैं, उस आधार पर वो अगर किसी विषय के लिए 5, 7, 8 दिन उसको मिल रहे हैं, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि उससे आगे वाला जो विषय है उसकी तैयारी थोड़ा बहुत इस बीच में कर सकता है, ताकि अगले वाले के लिए भी उसको समय प्राप्त हो सके और एग्जाम के लिए खुद को वो बच्चा अपने आप को बेहतर बना सके। और वर्तमान समय में समय का वो सही सदुपयोग करे। सही सदुपयोग कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो पूरा समय अध्ययन में दे, वो अपने शरीर के को ध्यान में दे, अपने भोजन पर भोजन व्यवस्था पर ध्यान रखे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ऐसा कहा जाता है, और तनाव से पूर्णतया मुक्त रहे। व्यायाम या योग बच्चे को काफी इसमें मदद कर सकता है, उसको तनाव मुक्त करने के लिए उस पर कर सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि बच्चे अपनी जो पढ़ाई की तैयारी है वो बेड पर न करें, बिस्तर में बैठ करके पढ़ाई न करें, बल्कि पढ़ाई के लिए जो अप्रोप्रिएट होता है, टेबल, कुर्सी या जमीन में बैठ करके भूमि आसन लगा करके वहां पर बैठ करके वो तैयार करे। बेड में बैठ करके अगर वो तैयार करता है तो उसको आलस गिरता है। नींद पूरी लें, और जब नींद पूरी लेंगे तो उसी से उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान होगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चा हर विषय का सिलेबस कि क्या पाठ्यक्रम उसका, कौन कौन से चैप्टर उसके अंदर है, उस चैप्टर की बच्चा तैयारी कर ले। और अगर बच्चा हर एक चैप्टर की तैयारी कर लेता है तो बड़ा आश्वस्त हो जाता है। तो मुझे ये मेरा अनुभव भी है कि एक दिन मैंने परीक्षा के पूर्व बच्चों से कहा कि हर बच्चा अपनी रुचि का चैप्टर तैयार करके लाए, तो हर बच्चे अपने अपने रुचि का चैप्टर तैयार करके लाए थे। मैंने हर एक से पूछा आपने कौन सा चैप्टर तैयार किया है, बच्चे बताते रहे। एक बच्चे से मैंने पूछा तो उस बच्चे ने कहा साहब पूरी किताब में से किसी चैप्टर से भी आप पूछ लीजिए मुझसे। तो ये कॉन्फिडेंस है। तो मैं उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल से मैं समझ गया कि बच्चा अब एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार किया गया है। और जो बच्चे पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं वो
पूरे साल भर तो मैं उन लोगों को मॉडल पेपर या इस तरह के पेपर पढ़ने की सलाह कभी नहीं देता हूँ, लेकिन परीक्षा में जाने के पूर्व वो पूर्व में किस तरह के पेपर आए हैं उनको देख लें और वर्तमान में अपने गुरुजनों से ये जानकारी प्राप्त कर लें कि क्या इस वर्ष के परीक्षा प्रश्न पत्रों के पैटर्न में क्या कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेरा सेवा काल रहा है, मेरे सेवा काल में मैंने देखा कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों में काफी परिवर्तन आता रहा, पैटर्न में परिवर्तन आता रहा। तो जो विगत वर्ष के पेपर थे उससे अलग, तो वर्तमान समय में मैं 8-10 साल से शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका हूं, तो मैं अपडेट आज की स्थिति नहीं बता सकता हूं कि आज के प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या है। तो बच्चे परीक्षा प्रश्न में जाने से पहले एक बार पैटर्न का जरूर मालूम कर लें कि वर्तमान समय में परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि बच्चे जब अभी तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप में पढ़ें। ग्रुप में पढ़ना एक बहुत अच्छा होता है। ग्रुप में पढ़ने के से एक फायदा ये होता है कि एक तो साथी लोग आपस में एक दूसरे से खुल करके कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं आ रहा है, तुम्हें ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार पूछ सकते हैं। अपने गुरुजनों से या दूसरे से पूछने में वो संकोच करेंगे। और अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो डरे नहीं, भयभीत न हो और नहीं संकोच करें। जो बात आपको नहीं आ रही है उसको आप बिल्कुल निसंकोच होकर के पूछें। तो ये कुछ मेरे जानकारी में कुछ संदर्भ में इस संदर्भ में मैंने बात की। इसके अतिरिक्त अगर कोई आप जोशी जी पूछना चाहें तो मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। सर, परीक्षार्थियों में एक नए तरह का दबाव होता है कि वो बहुत अच्छा और अच्छा करने के लिए, अधिक नंबर लाने के लिए, अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस दबाव का नतीजा परीक्षा कक्ष में कई बार ये होता है कि वो जो याद किया हुआ है या तो वो भूल जाते हैं या वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो उस दबाव को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा करने का जो एक अतिरिक्त दबाव है? इसके पीछे सबसे बड़ी बात की एक तो हमारे अभिभावक और शिक्षक को कभी भी बच्चे को एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं की जानी चाहिए। हर बच्चे का अपना अपना स्तर होता है, हर बच्चे का अपना अपना जानकारी का और ज्ञान का स्तर होता है और हर बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, अपनी अपनी विशेषता होती है। तो सबसे पहले बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और कई लोगों से न पूछ करके अगर वो स्वयं निर्णय लेकर के बात करे और जो प्रश्न आ रहे हैं उस प्रश्न को सोचने के बाद अगर माना कई बार हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि अगर आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो तब आप कैसे परीक्षा देंगे। ऐसी स्थिति में कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो आप क्या देंगे परीक्षा। तो उस पर ऐसा कहा जाता है कि आप प्रश्न पत्र पढ़िए, प्रश्न पत्र में से कोई भी शब्द जो आपको आ रहा है उस शब्द पर अपने को जोर डालिए, उसके इर्द गिर्द के शब्द ढूंढिए, उसके इर्द गिर्द की बातें ढूंढिए, उसके आसपास की बातें ढूंढिए और उसके आसपास की बातें ढूंढने के बाद अब आप प्रयास करिए कि उन बातों में आप क्या क्या लिखते हैं। और ऐसा भी संभव है कि आप जो लिख रहे हैं वो अन्य लोगों से आप और बेटर लिख सकें, क्योंकि वो आपका मौलिक चिंतन, वो आपकी मौलिक बात हो। और ये आपने पूरा अगर पाठ्यक्रम पढ़ा है तो आपको कहीं न कहीं उस बात से लिंक जरूर मिलेगा कि आपने जो आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बात जुड़ती जाएगी। और एक बात बहुत बड़ी बात ये कही थी, हमारे गुरुजी कहते थे कि आप जाकर के बैठिए, आपके कलम की नोक में बहुत बड़ी ताकत होती है। कलम की नोक में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप जब कलम लिखते हैं, कागज पर रखते हैं तो कोई न कोई शक्ति आपको उस कलम में लिखने के लिए आती जाती है। तो इसके लिए बच्चा जो भी विषय की परीक्षा दे रहा है उस विषय में तनाव न लेकर के उसको एक
खेल के रूप में और एक जानकारी के रूप में, क्योंकि हमारा एक जितने हमने साल भर जो पढ़ रखा है उसको प्रस्तुत करने का एक ये समय है। और इसके साथ ही जैसे अगर हम लोगों ने विगत में जो परीक्षाएं दी हैं, हम लोगों को क्या होता है कि जो बच्चों ने अभी प्री बोर्ड है या उसके पहले भी परीक्षा दी है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो अंक आ गए, जो अच्छा हुआ उसको तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हमें नहीं आया उस पर हमने कभी भी हम सोचते नहीं। जो हमें नहीं आया उसको रिकवर करने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। तो अभी भी जो समय बच्चों के पास बचा है वो इसमें ये देखें कि अगर उन्होंने प्री बोर्ड परीक्षा दी है तो प्री बोर्ड में जो उन्होंने ठीक किया है वो तो ठीक है, जो नहीं कर पाए हैं उसको किस तरह से पूरा करें, उस पर अधिक ध्यान दे करके वो अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल पर मेंटेन करें और परीक्षा में तनाव रहित होकर के ही परीक्षा। सर, अधिकतर जो बच्चे हैं हाई स्कूल के हों या इंटर के हों वो टीनेजर्स हैं, 14 से 17 साल की उनकी उम्र होती है। तो इस दौरान वो अपनी मनोदशा को, अपने मेंटल, अपने फिजिकल को किस तरह से मेंटेन रखें, उस परीक्षा अवधि में स्वस्थ रहें, और वो कम से कम जो हल्का दबाव तो समझ में आता है, तो मतलब परीक्षा भवन में उसको एक ऐसा कोर्ट से ना समझें, बल्कि अपने प्रदर्शन को निखारने की एक अवसर के रूप में कैसे लें। ये बच्चों को जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या दूसरी बार परीक्षा दे रहे हैं, निश्चित ही ये बच्चे को प्रदर्शन करने का एक ये अवसर होता है, क्योंकि परीक्षा या जो मूल्यांकन है, हमारे शैक्षिक संदर्भ में अगर हम परीक्षा की बात करें तो ज्ञान, कौशल, योग्यता इसका मापन है, इसका वर्गीकरण या इसका मापन है बच्चे के ज्ञान का, बच्चे के कौशल का और बच्चे की फिटनेस का, इस चीज का मापन है। और शैक्षिक संदर्भ में बच्चों की जांच है, तो बच्चा सबसे पहले तो अपने आप को अपने परिवार के साथ इतना खुला तनाव में न रहे, और उसके परिवार वालों का भी ये दायित्व है कि पारिवारिक सदस्य भी बच्चे को तनाव में न डालें या उसके दिमाग में ये नहीं कह रहे कल को परीक्षा देनी है, जाओ अब पढ़ाई करो, इस तरह की बात न करके बच्चे को आपस में बैठ करके उसको बैठने का समय और जो उसका डेली रूटीन है, अगर वो शाम को पूजा करता है, बत्ती जलाता है, तो वो पूर्ववत होना चाहिए, व्यायाम करता है पूर्ववत होना चाहिए। और बच्चे को ये भी कहा जाए कि आज के दिन तुम केवल पुस्तक का एक सुपरविजन करिए, पूरी आप रीडिंग करिए, आगे शुरू से लेकर के अंत तक एक बार वो ताकि करके किसी एक प्रश्न को रटने का समय परीक्षा के पूर्व दिन में नहीं होगा। तो उससे ऐसा होगा कि अगर बच्चे को घर से भय मुक्त वातावरण मिलेगा और वो बच्चा शेयर करे, अपनी बात को शेयर करे, अपने मित्रों में शेयर करे, अपने परिवार में शेयर करे, अपने बड़ों से शेयर करे और अपने गुरुजनों को शेयर करे, और जहां पर भी उसको कठिनाई होती है तो वो कठिनाई को भी वो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसमें कोई नहीं आ सामान्य चीज नहीं आ रही है तो वो न तो डरे न संकोच करे, उस बात को उससे छोटा बच्चा भी अगर कोई उस बात को जानता है तो उसको पूछने में संकोच न करे। कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा भवन के बाहर बच्चा ने ये प्रश्न मैंने पूछ लिया होता तो अच्छा होता, और वही बात आ जाती है। तो कहने का आशय ये है कि बच्चे को अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने घर के लोगों से, और घर के लोगों का और शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल इसमें होगा कि बच्चे को तनाव मुक्त वो कैसे रख सकते हैं। बच्चे को तनाव मुक्त रखने में आज तक मेरा जो अपना अनुभव रहा है कि तनाव में डालता परिवार है और तनाव में डालता है
क्योंकि अपेक्षाएं उससे हम लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो बच्चे की अपेक्षाएं हमको करनी बहुत जरूरी है। बच्चे को महत्वाकांक्षी बच्चे को भी होना चाहिए, बच्चे के मित्र मंडली बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चे के फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी बात शेयर करे, और प्रतिस्पर्धा भी अच्छे बच्चे के साथ होगी तो बच्चा निश्चित ही आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि संवादहीनता ही बच्चे को तनाव में डालती है। संवाद बना रहना चाहिए परिवार के साथ, मित्रों के साथ, शिक्षकों के साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत उपयोगी जानकारी दी है परीक्षार्थियों के लिए। उम्मीद करते हैं कि अभिभावक और उनके परिजन इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को कि वो उनको संवाद करें, उनको डराएं नहीं, बल्कि उनकी खूबियों को आगे बढ़ाएं। उनको हड़बड़ा मतलब परीक्षार्थी भी ना घबराएं ना हड़बड़ाहट करें, अपनी दिनचर्या को सामान्य तरीके से आगे बढ़ाएं, मनोदशा को ठीक रखें। हर अभ्यर्थी में, हर परीक्षार्थी में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। मतलब प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता का कोई स्थान नहीं है, और परीक्षा उसके प्रतिभा को मापने का एक बहुत छोटा माध्यम है। मतलब उसके लिए संभावनाएं अपार हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।